कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर काफ़ी टाइम के बाद। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल रिज़ल्ट आया है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि लास्ट टाइम जब आपका हुआ था, जब हमने रजिस्ट्रार का किया था इंटरव्यू, तो मुझे लगा था आप सहमे हुए हो और यू जस्ट स्टार्टिंग, और मुझे तब लगा था कि यू नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी, क्योंकि तब काफ़ी मुझे ऐसा लगा था कि आप में वो अभी शुरुआत के तौर पे जैसे ही बच्चा होता है उस वक्त, तो जी ऐसी सर, ऐसी मेरी मुझे फीलिंग इंटरमीडिएट आई। थी तभी। जी जी जी, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है आपका। और ऑल द वेरी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, और ऑल द वेरी बेस्ट टू योर फ्यूचर। अभी तो आपका मुझे लगता है यूपीएससी का भी प्लान होगा। सर मैंने मेंस एक दफ़ा लिखा यूपीएससी का, तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा दूंगी प्रीलिम्स। इंशाल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपकी सिलेक्शन के बाद, रिजल्ट देखने के बाद? हाउ वाज दैट 1 आवर आफ्टर आफ्टर द सिलेक्शन लिस्ट केम आउट? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग गुड, बट इट्स टेकिंग स्टिल टेकिंग टाइम टू सिंक इन, स्टिल इट हैजंट। So you've got a rank of 7, right? ये सर। ठीक ठीक। तो बताइए, कुछ शेयर कीजिए, हाउ इज इट फीलिंग राइट नाउ? सर अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग गुड, बट as I have said that it still hasn't sunk. So like people have started coming and congratulating me, so that's making me feel like that something has happened. ओके। तो आपने शुरू कब किया था? जस्ट शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड, क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसकी इसकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है और देख रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दे आर गेटिंग वेरी मच इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा शेयर कीजिए, हाउ डिड यू स्टार्ट और क्या क्या आपने किया? सर मैंने 2020 के आई वुड से कि जनवरी मतलब स्टार्टिंग, या 2019 दिसंबर से स्टार्ट किया था। तो पहला प्रीलिम्स मैंने यूपीएससी का तब 2020 दिया, 20 का। तो फिर सॉरी मैं कुछ मिस कर रही हूँ शायद, लेकिन 2020 का प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ। 2019 में मैंने स्टार्ट किया और 2020 का मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने उसके लिए मेंस के लिए मैं चली गई, और इस दौरान इस बीच में मैं जेड में भी रही हूँ। 2019 में मेरा जेड का क्वालिफाई हो गया था, तो जेड में रही हूँ। फिर जब मेरा प्रीलिम्स हो गया तो फिर मैं जामिया आसिया में रही। तो लेकिन तब मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाया, और फिर ये इसका दिया मैंने, ये जो 2021 का प्रीलिम्स था केएस का, तो ये क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वही साइकिल यहाँ तक लेके आई है मुझे। तो पहला ही आपका इंटरव्यू था ये? जी सर, पहला इंटरव्यू था। जी। तो आपने प्रिपरेशन में कौन सा ऑप्शन लिया था मेंस में? जोलॉजी। जोलॉजी। कैसा था जोलॉजी का रिजल्ट इस बारी? सर मुझे लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे जोलॉजी में। अच्छा हुआ था मेरा, एक पेपर थोड़ा सा था ऐसा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता था कि ठीक हुआ है मेरा, ऑप्शनल ठीक हुआ है। आपका बैकग्राउंड भी उसी में था? जी सर, मैंने मास्टर्स की थी जोलॉजी में। ठीक। तो जोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्यों नहीं लिया तब? सर क्योंकि मैंने मास्टर्स की थी, तो मुझे लगा कि मैं जोलॉजी को कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो मैंने वही किया परस्यू फिर। फाइन। अच्छा, तो 19 में यू स्टार्टेड। तो अच्छा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था आपका उधर का? सर पैनल जो बहुत हेल्पफुल और बहुत कॉर्डियल पैनल था। तो चेयरमैन सर का मतलब थोड़ी इंटरेक्शन शुरू में चेयरमैन सर के साथ काफ़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन होगी, एनजीओज़ के बारे में काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई। कुछ फैक्चुअल सवाल पूछे गए जो मुझे नहीं आए ऑब्वियसली, और बाकी पैनल मेंबर्स ने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। तो उन फैक्चुअल क्वेश्चंस को छोड़ के जो ओपिनियन बेस्ड थे, वो मुझे लगा कि मैंने अच्छे से जवाब दिया। अब मार्क्स आएंगे तो बाकी पता चलेगा कि। तो आपको आपको क्या लगता है, वो उन लोगों के लिए ना जो ये समझते हैं कि इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपने बोल दिया कि मुझे नहीं आ रहा, तो उनको बुरा लग जाएगा या वो मार्क्स नहीं देंगे, तो कैसे, क्या एक्सपीरियंस है आपका कि ऐसा होता है? सर जो मैं जैसे आपको बता रही थी कि मुझे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस, इनफैक्ट बहुत 4-5 एक ही रो में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने मुझसे।
तो जब 1-2 नहीं आए, जो 1-2 शायद मैं सोचती तो आ भी जाते हैं, वो भी उस चीज़ में थोड़ा वो हो गए और मतलब थोड़ा-सा ये लगा मुझे कि 5 क्वेश्चंस एक रो में पूछ लिए फैक्चुअल और सब में मैं बोल रही हूँ सर आई एम सॉरी आई डोंट नो। तो मुझे लगा कि शायद ये एक गलत वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब नेक्स्ट मेंबर आए तो उन्होंने मुझे बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करवा दिया और बाकी जो इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा गुज़र गया, ठीक हुआ। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या। और इनफैक्ट उन्होंने लास्ट में मुझसे ये चीज़ भी पूछी कि आपको लगता है कि इंटरव्यू की कोई सिग्निफिकेंस है? नॉलेज तो हमने आपकी टेस्ट कर ली है मेंस में, तो हम इंटरव्यू क्यों ही लें? तो फिर इससे यही पता चलता है दे आर चेकिंग फॉर समथिंग एल्स, नॉट जस्ट योर नॉलेज। ये मे बी क्या चेक करते हैं वो, लेकिन नॉलेज नहीं है ऐसे से। ठीक, जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे याद है आपके पीछे कोई आ रहा था और वो उधर इधर कर रहे थे और आप अपने कैमरा को ऐसे हिला रहे थे, तो यू ट्राइंग टू एडजस्ट। हाँ, अच्छा, तो आपने पढ़ाई में व्हाट हैज़ बीन योर स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स के लिए क्या था, फिर मेंस के लिए क्या था? आप तो अपना स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। सर मेरा ऐसा कोई अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं था कि प्रीलिम्स के लिए मैं अलग पढ़ाई करूँगी या मेंस के लिए मैं अलग पढ़ाई करूँगी। मैंने मतलब होलिस्टिक जैसे मुझे लगा कि अगर मैं प्रीलिम्स के लिए कर रही हूँ तो फिर ऐसा नहीं हो कि मैं मेंस के लिए फिर दोबारा से मुझे करनी पड़े। तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये किया कि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ और एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा मैं एमसीक्यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं करती थी कि मुझे लगता था कि मैं खुद को टेस्ट कर रही हूँ। मैं एमसीक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ इसलिए भी करती थी कि मुझे लगता था कि ये भी मुझे नॉलेज बढ़ा रहे हैं, जो आंसर्स मुझे इनसे मिल रहे हैं ये भी मुझे नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तो मतलब सी सेट पे फोकस करना तो मुझे लगता है अभी सबसे इम्पोर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम योर जीएस। तो सी सेट पे थोड़ा फोकस किया और यही टेस्ट सीरीज़ वगैरह एमसीक्यूज़ वगैरह बहुत किए। और मेंस के लिए ये है कि मतलब सारा जो जितना मुझे दिख रहा था सिलेबस वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, तो मैंने पीवाईक्यूज़ वगैरह पिछले देखे क्या ट्रेंड आ रहे हैं, किस तरह चीज़ें हो रही हैं। और मतलब मैंने कुछ टॉपर्स के देखे आंसर्स वगैरह कि किस तरह लिख रहे हैं, क्या मतलब किस तरह मुझे फ्रेम करना है आंसर। तो उस सारी चीज़ों से करके तो मैंने मेंस की तैयारी की। तो बार बार ये कहा जाता है क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं यूपीएससी में या केएएस में, तो आपको लगता है कि रेपिटेशन का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? सर जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मतलब इस दफ़ा मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिपीट हुए। जैसे जीएस3 का एग्ज़ाम था उसमें मैंने देखा कि 1-2 क्वेश्चंस यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस आए हुए थे। एक कुछ इन्फ्लेशन और जीडीपी के रिलेटेड सवाल था, एक और था शायद मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन ये नहीं है कि मतलब आप रिपीट नहीं हो रहे हैं तो यार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिपीट होंगे तो हम सारे वो ही आंसर्स कॉपी करके लिखेंगे। वो आपको एक आइडिया देते हैं कि क्या डिमांड क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, वो किस किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है पीवाईक्यूज़ से कि हाँ। और यूपीएससी का भी जो हम देखते हैं आंसर्स उनमें भी मतलब होता है कुछ ना कुछ, मतलब पिछले आंसर से क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं उनके नए थीम्स रिपीट बार बार होता है। जी, तो आपने जो अपने नोट्स बनाए थे वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एक साथ बनाए थे या सेपरेट? सर प्रीलिम्स के मैंने नोट्स नहीं बनाए। प्रीलिम्स के लिए मैंने वही जो मेरी बेसिक बुक्स थी उन्हीं को मैं उन्हीं बुक्स से बार बार रिवाइज़ करती रही हूँ। तो मेंस के लिए हाँ, मैंने मेंस के लिए नोट्स बनाए थे क्योंकि मुझे लगा था कि बाद में रिवाइज़ करने में दिक्कत आएगी। तो मेंस के लिए मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, हर एक टॉपिक का एक एक पेज पे ऐसे सब कुछ चीज़ें, ताकि जब मेरा एग्ज़ाम हो तो मुझे उनसे रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो प्रीलिम्स का तो वही सारी बुक्स में बार बार रिवाइज़ कर रही थी, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली नोट्स नहीं बनाए। तो अगर एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल चलो हिस्ट्री की अच्छी खासी वेटेज है, तो हिस्ट्री आपने कहाँ से कवर किया? सर प्रीलिम्स के लिए तो वही स्पेक्ट्रम वगैरह से किया, उसके साथ वही टेस्ट सीरीज़ वगैरह जितनी भी थी उन सब के क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट सीरीज़ से जो क्वेश्चंस थे उनके नोट्स मैंने बनाए थे। जो मैं मुझे वहाँ से नॉलेज मिली उनके अलग से मैंने पेजेस पे लिख लिए थे। जो जो जितने 400-500 सवाल किए मैंने उनके लिख लिए थे। तो अगर मेंस के लिए मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो वही जो स्पेक्ट्रम की ब्रॉडर थीम्स हैं, जैसे मान लो टॉपिक्स हैं, मुझे पता है कि सिविल डिसोबीडियंस के बारे में मुझे क्या कॉजेज़ थे, क्या उसके इम्प्लीकेशन से क्या हुआ, ऐसे मतलब मैंने ब्रॉडली उसको वहीं से रिवाइज़ कर लिया था। तो एक और शायद मुझे टॉपिक का नाम याद आ रहा है, मुदित जैन सर के एक थे, उनके नोट्स भी मुझे मिले थे मॉडर्न हिस्ट्री के। वो भी मुझे काम में आए थे बाद में जल्दी रिवाइज़ करने में, क्योंकि स्पेक्ट्रम थोड़ी सी बल्कि होती है तो जल्दी रिवाइज़ करने में वो भी काम आए थे। और बाकी के सब्जेक्ट्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें कंसल्ट किए? सर अगर मैं GS1 की बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए मैंने PMFIS किया, प्रीलिम्स के लिए अपार्ट फ्रॉम NCERTs, और मेंस के लिए भी मैंने PMFIS ही किया। और उसके अलावा सोसाइटी के लिए मुझे नोट्स
जो मतलब जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, जो भी टॉपिक्स थे, तो इनके मैंने खुद से ही रिसर्च करके जो जो चीज़ें थी मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे, जितने ब्रॉडर टॉपिक्स थे। और क्योंकि कुछ चीज़ें इसकी सोशल जस्टिस GS2 के साथ वो हो रही थी, तो वो मैंने करंट वाले वो नोट्स GS2 और GS1 के वल्नरेबल सेक्शंस और वो सारी स्कीम्स वगैरह वो अलग से बना लिए थे। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी मैंने इंटरनेट वगैरह से नोट्स उसके भी अलग से बनाए। इंटरनेट ही मोस्टली मैंने वो जो कोचिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनमें जो मुझे मिला मैंने वैसे किया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने पर्टिकुलरली फोरम IS का एक था, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक PDF था, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री वहाँ से की। और GS2 का जो है उसके लिए एक ओनली IS का प्रहार आता है, उसका करंट अफेयर्स और बहुत सारी विजन IS का मेंस 365, बहुत सारी चीज़ों से वो मिक्स एंड मैच करके तो नोट्स बनाए मैंने। पॉलिटी के, गवर्नेंस के भी ऑनलाइन ही मटेरियल जो मुझे मिला तो मैंने उसी से बना लिए। IR के भी सिमिलरली रिसर्च करके मैंने बना लिए, ताकि मुझे बाद में बार बार इन चीज़ों पे बार बार जाना नहीं पड़े। और GS3 का थोड़ा ज़्यादा मसला हुआ था, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इकोनॉमी का बेसिक पोर्शन जो है, खासकर जो पहला पोर्शन है जिसमें बेसिक इकोनॉमी है, उसमें काफ़ी रिसर्च मतलब अब उसमें काफ़ी रिसोर्सेज कंसल्ट किए। सोनिया IS की बुक थी, और ऑनली IS का प्रहार, मेंस 365, और एक और शायद GS कोर का कोई डॉक्यूमेंट था, तो वो काफ़ी मतलब सारी चीज़ें करके वहाँ से GS3 के नोट्स बनाए मैंने। साइंस एंड टेक के लिए और एनवायरनमेंट के लिए? सर साइंस एंड टेक के लिए राउज IS का एक कंपास करके एक आता है मैगजीन, जी तो उसमें जी सारे जी टॉपिक्स अच्छे से थे, तो वो मैंने वहीं से 5G या जो भी टॉपिक्स थे उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे करके लिखे थे, वो मैंने वहाँ से किए थे। और एनवायरनमेंट का इतना मैंने किया क्योंकि शायद जोलॉजी में मेरा एक था होल्ड एनवायरनमेंट पे, मुझे एक चैप्टर था, तो मैंने इतना वो नहीं किया, बस करंट जो हैपनिंग्स थी तो मैंने उसके थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा नोट्स नहीं बने थे उसके, मुश्किल से 5-6 पेजेस के, और बाकी मेरा स्टैटिक वगैरह वो जोलॉजी का क्योंकि एक चैप्टर था तो उससे कवर हो रहा था, तो वो मैंने वहीं से कर लिया। ठीक है, तो मुझे बताइए आंसर राइटिंग बच्चे को कैसे सीखनी चाहिए? सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने पहली दफ़ा आंसर राइटिंग जामिया में ही की थी, तो मुझे लगता है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप कैसा लिख रहे हो, कंटेंट कितना कैसा अच्छा है, आपको ये भी होता है कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हो उसी टाइम आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि आपके पास मुझे लगता है कि 3 घंटे होते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सोचो कि अच्छा मैं जो आपको ऐसे फ्रेम करूँगी या करूँगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आती है। जब आप आंसर राइटिंग थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, आप जब चीज़ों को देखते हो, कीवर्ड्स वो करते हो, आपको पता होता है कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं, मुझे इन्हीं पे फोकस करके इसका वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के 5 से 10 आंसर्स तो लिखे हों, तो फिर मतलब एटलीस्ट आप वहाँ पे पेस भी पकड़ सकते हो, और आपको टाइम नहीं लगता कि मुझे इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं करना, लिखना क्या नहीं इम्पोर्टेंट। तो आपको आप अपने जो जामिया में या जैसा भी आपका सर्कल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंस क्या है गाइडेंस की इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में? सर मैं जब जो पहला मेरा UPSC का मेंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि मेरे पास नोट्स भी नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ से पढ़ाई करनी है। सिवाय जोलॉजी के मुझे नहीं आइडिया था कि मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या पूछेंगे, ना मैंने PYQs वगैरह रेफ़र किए थे, कुछ भी नहीं किया था। तो उस टाइम वक्त बहुत कम था, लेकिन जो गाइडेंस मुझे जामिया में मिली उसके बाद ही मुझे पता चला कि हाँ सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इसमें मुझे चीज़ों को किस तरह करना है, किस तरह क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या किन चीज़ों पे फोकस रखना है, वो मुझे जामिया में गाइडेंस मिली तो ही मैं कर पाई। अगर मैं जामिया में नहीं होती, यहाँ होती, हाँ शायद मुझे लोग मिल जाते लेकिन थोड़ा टाइम और लगता ये अचीव करने में। तो अगर आपको किसी को बताना हो कि ये एक चीज़ अपने आप में डाल दो और तुम क्वालिफाई कर लोगे, वो एक चीज़ क्या होगी? सर एक चीज़ होगी कि परसिवेरेंस और पेशेंस, क्वालिफाई कर लेंगे वो, अगर वो थोड़ा डटे रहेंगे, अपने मेंटल हेल्थ को वो देंगे टाइम, और साथ में डटे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे लोग कुछ डिमोटिवेट करेंगे आपके, आप किसी स्टेज एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, किसी पे भी फेल हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, फिर आपको लगेगा ख़त्म हो गया सब। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डटे रहो, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो आप कर पाओगे, मुझे तो यही लगता है सर।
तो उसमें ये इंसान ऐसे सेटबैक से कभी इंटरव्यू में गिर जाता है, कभी मेंस में गिर जाता है, कभी फिर इंटरव्यू करके फिर प्री क्वालिफाई नहीं होता। तो ये डटे कैसे रहना है? सर ये चीज़ मतलब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी फैमिली का सपोर्ट भी होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो। ये चीज़ आप में होगी तो हाँ आप आगे बढ़ सकते हो। आपके दोस्तों का वो होगा, आपका पेयर ग्रुप। और सर हमारा जो मतलब ये खासकर जो भी लोग ये यूपीएससी या इसके लिए पढ़ाई करते हैं स्टेट पीएससी के लिए, तो उन लोगों का ना वो जैसे इस रेस में आ जाते हैं तो फिर उनके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुश्किल फिर हो वो जाता है। ऑटोमेटिकली डटना पड़ता ही है। तो हम्म, कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन मिल जाती है कि अच्छा इसका 5वीं अटेम्प्ट में हुआ, इसका चौथी अटेम्प्ट में हुआ, तो कभी मेरा भी हो जाएगा। वो लोग ये आपको इंस्पायर करते हैं जो ऑलरेडी इस रेस में होते हैं। जी, ये कहा जाता है कि इतने साल की प्रिपरेशन और इतने साल का हार्डवर्क 2-3 साल से जो लगे रहे, वो सारा हार्डवर्क और वो सारी जो पेन और सफरिंग होती है, वो सारी गायब हो जाती है सिलेक्शन लिस्ट के 1 घंटे के बाद। वो सब भूल जाता है फिर इंसान को। जी सर, जी सर, सब भूल जाता आपसे। ओके, तो अब क्या आपका प्लान है, और हाउ आर यू प्लानिंग ऑन ऑन योर डेज, और कैसा जा रहा है? और अच्छा, पहले तो आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का? कितने घंटे पढ़ते थे? बिकॉज आमतौर पर ये कहा जाता है कि कितने घंटे पढ़ना है। सर मैं एक बहुत वो स्टूडियस कैंडिडेट नहीं रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, मोस्टली 4 से 6 घंटे दिन के। हाँ लेकिन पढ़ती थी। कभी बीच में ऐसा नहीं होता था कि कभी कभी दिन होते हैं जब आप लो फील करते हो, तो मैं कभी वो कर लेती थी। महीने में एक दफ़ा मतलब कुछ मूवीज़ वो सब देख लेना। लेकिन ये ऐसा नहीं हो मुझे मतलब मेरे सीनियर्स ने बोला था कि ऐसा नहीं हो कि तुम कोई बहुत लंबी ब्रेक्स लेने लग जाओ, फिर मुश्किल हो जाएगा वो फोकस करने में। तो हाँ, चाहे मुझसे 4 घंटे पढ़े जाता था, 3 घंटे 6 घंटे, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ। फिर जब मतलब जब ज़रूरत पड़ती थी, एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे, तो उस टाइम तो थोड़ा ज़्यादा भी पढ़े जाता था, 8 से 10 घंटे भी। वो डिपेंड करता है। और मुझे लगता है ये हर बंदे की उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ सकता है, उसका सीटिंग पावर कितना है, कितना वो, ये थोड़ा सब्जेक्टिव सा वो है। हम्म, तो किसी को अगर शुरू करना है, सपोज कोई अभी 10th क्लास में है, तो आप उनको क्या बोलोगे? क्या आपका कैसा स्कीम रहना चाहिए आगे जाने का? सर अगर वो 10th क्लास में है तो मैं उनको बोलूँगी कि अभी थोड़ा सा वो स्कूल लाइफ एंजॉय करें। ठीक है, मतलब तो मतलब ये हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद भी शुरू हो सकता है। लेकिन अगर मान लो वो 10th के बाद सब्जेक्ट्स उनको लगता है कि वो बिल्कुल इमीडिएट ग्रेजुएशन के बाद वो ये देना चाहते हैं, तो फिर वो अपनी स्ट्रीम्स वगैरह उसी हिसाब से सिलेक्ट करें। और अगर वो ग्रेजुएशन में हैं तो वो उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स रखें जो उनको लगता है कि वो ऑप्शनल में लेंगे, और उसी टाइम से मेहनत करें। मतलब अपना जीएस और ऑप्शनल उसी टाइम से करें, ताकि वो जब निकलें तो पहली अटेम्प्ट में वो दे सकें एग्ज़ाम, उनकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो। ठीक ठीक। अगर इफ़ यू गिव अ मैसेज टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में आना चाहते हैं, व्हाट वुड यू टेल देम? सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ होती है। और मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी जो है सबके लिए मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ इस जर्नी में ख़राब हो जाएगी तो पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पढ़ाई करना भी, और फोकस करना भी, सब चीज़ें। तो आप पढ़ाई करें, लेकिन साथ साथ खुद को भी स्पेस दें, खुद पे टफ ना हो जाएं, खुद को खुद ही इंस्पायर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर नहीं करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। तो आप जितनी आपसे पढ़ाई हो रही है आप उस पर मुतमईन रहें, और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और क्विंटेसेंस के लिए इफ़ यू हैव अ मैसेज, प्लीज शेयर। सर क्विंटीसेंस के साथ मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की थी, और आपके साथ मैंने इंटरव्यू दिया था, और आपका जो फीडबैक था बहुत वैल्यूएबल था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे उसके बाद भी मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखती रही हूँ। तो जो आपकी अप्रोच है, मुझे आई एम वेरी लाइक हैप्पी कि मतलब आप जिस तरह स्टूडेंट्स को गाइड करते हो, तो आई नो यू विल बी गाइडिंग मिलियन स्टूडेंट्स इन कमिंग ईयर्स। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली अगेन। एंड अभी आपको और आगे जाना है, अभी और चमकना है। तो अल्लाह करे कि आप ब्यूरोक्रेसी के हाइट्स पे पहुँचे और ज़िंदगी में बहुत सक्सेस अचीव करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए बोलने का।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो प्लेजर।